Hello and welcome back to my YouTube channel KCJM NGO. So this is the part 2 of the video how to file form 10B the updated version. तो 10B जो नया आया हुआ है वो 10B कैसे फाइल करेंगे आप, इसका ये सेकंड पार्ट है वीडियो का. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट फर्स्ट गो टू दिस पार्ट 1 and then go through the whole instructions I have explained there कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. उसके बाद पार्ट 2 देखिए. पार्ट 2 में मैं आज आपको बताऊंगा कि हर जो शेड्यूल है, काफ़ी सारे शेड्यूल्स हैं, तकरीबन 37-40 पेज का ये पूरा फॉर्म है, उसको कैसे फिल करना है, कौन सी इंफॉर्मेशंस मैंडेटरी है, कौन सी इंफॉर्मेशंस आप स्किप कर सकते हैं जो मैंडेटरी नहीं है. तो बने रहिए इस पार्ट 2 ऑफ वीडियो सीरीज़. तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म 10B यूटिलिटी ओपन करनी है. कंटिन्यू विदाउट प्री फिल में जाना है. पेन, असेसमेंट ईयर और फाइलिंग टाइप ओरिजिनल डाल के कंटिन्यू करेंगे. सो ये मेरा पहले से ऑलरेडी डिटेल सेव था तो दिखा रहा है, मैंने यस कर दिया. एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट वीडियो में हमने ये इंस्ट्रक्शन सारे देख लिए थे. आप देखेंगे यहाँ कोई भी कंप्लीटेड डिटेल्स नहीं है. ये सारे सेक्शंस 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्शंस हैं. ये सारे 1 बाय 1 सेक्शंस को हमको कंप्लीट करना है. यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा होगा फिल करके. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट. यहाँ पर आपके जो ऑडिटर है, अकाउंटेंट मतलब ऑडिटर की बात हो रही है, यहाँ पर ऑडिटर ये सर्टिफाई कर रहे हैं फॉर्म को, उसका डिटेल यहाँ पर डालना है. चलिए तो मैं आपको डिटेल्स डाल के दिखाता हूँ. तो यहाँ पर आपको अगर इंडिविजुअल सीए है तो आई लिखेंगे, अदरवाइज फॉर्म है तो वी लिखेंगे. ट्रस्ट का नाम लिखना है. अगर कोई क्वालिफिकेशन है या सब्जेक्ट टू कोई ऑब्जर्वेशंस ऐसे है तो वो यहाँ पर ऑडिटर क्वालिफाई कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन डाल के. ऐड भी कर सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर. सेम वे बैलेंस शीट, पीएनएल दोनों के बारे में ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर अगर ऐड करना चाहे तो सीए कर सकते हैं. सीए का नाम, मेंबरशिप वगैरह डालना है और उसके बाद सेव कर लेना है. सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा. चलिए तो हम सेकंड देखते हैं अब. बेसिक डिटेल्स एंड लीगल नेचर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है. पान ऑफ द ऑडिटी, वेरी सिंपल. नेम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. रजिस्टर एड्रेस ऑफ द ऑडिटी, ऑफिस एड्रेस. सो दिस मे सेम और दिस माइट बी डिफरेंट, करेक्ट. तो आपका रजिस्टर ऑफिस और अदर एड्रेसेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल द डेटा ऑर्गेनाइजेशन का. लीगल नेचर, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, अदर्स है. सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर. अदर्स हैं तो देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स के क्या एंटिटी का नाम कहाँ पर रजिस्टर है और कौन से एक्ट में. ट्रस्ट है सो अदरवाइज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वेदर दी ऑडिटी इज एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि वो एक ट्रस्ट डीड वगैरह बना हुआ है. सो इट्स यस एंड देन से. सो 1 बाय 1 वी हैव टू कंप्लीट. आप देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर 1 to 8 अभी स्टार्टिंग में कंप्लीट किया है. नाउ सीरियल नंबर 9 to 10 ऑफ द फॉर्म, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12A का रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर हमने डाला हुआ है और यहाँ पर 80G का डिटेल डाला हुआ है. ये दो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं. यहाँ पर मांगा गया है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पर डालना है. प्रोविजनल है या आपका फुल अप्रूवल है. चलिए मैं एक बार आपको एंटर करके दिखा देता हूँ. ऐसे दिखेगा जब आप ऐड करेंगे. सो यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट क्लॉज. नाउ आपको क्लॉज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? ये क्लॉज सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे ही कोई भी क्लॉज नहीं सिलेक्ट कर सकते. इन माय ओपिनियन यू शुड गो टू योर फॉर्म नंबर 10AC जहाँ पर आपको अप्रूवल मिला हुआ है 1280G का, और यहाँ पर जो ये सब क्लॉज लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यही सब क्लॉज वहाँ पर सिलेक्ट करना है. तो आप कोई भी सब क्लॉज मत सिलेक्ट करिएगा, ये वापस गलत हो जाएगा. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इवन रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम भी
जब फॉर्म 10A वगैरह भरना था तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एरर्स किए थे, मिस्टेक्स किए थे, और बिकॉज ऑफ दैट उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे. सो सिलेक्शन ऑफ क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली आपका फिर टैक्स एग्जम्पशंस एंड बाकी की अदर डिटेल्स वो कैलकुलेट होगी. So all these informations related to 12A registration should be put under the as per the आपका फॉर्म 10 SE जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन है, वो आप एक बार पढ़ के वहीं से उसको एंटर कर सकते हैं. सेम वे ATG भी आप ATG के जो क्लॉज है वो ATG के सर्टिफिकेट से ही डाल सकते हैं. जिसके पास ATG नहीं है वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पुट करना है. नेक्स्ट सीरियल नंबर 10A में जो हमने ऑलरेडी रिन्यूअल के टाइम फॉर्म 10A के टाइम डाले हुए थे वही इंफॉर्मेशन है. तो आपके जो लेटेस्ट मैनेजमेंट में जो लोग हैं उसको यहाँ पर फिल करना है. वही सारी फील्ड एरिया है. पैन देना है या आधार देना है, उनके एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर भरने के बाद आपके सारे बोर्ड मेंबर्स के डिटेल यू हैव टू ऐड हियर. तो ये ऐड करना ज़रूरी है. अगर इंडिविजुअल नहीं है तो इस बी में 10B सीरियल नंबर में देना है. तो अगर किसी ट्रस्ट या सोसाइटी में कोई कॉरपोरेट्स या फर्म या और कोई सोसाइटी या ट्रस्ट अगर बोर्ड में है या मैनेजमेंट में है, ऐसा कोई आपका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एंटर करना है बी में. उसके बाद सेव करना है. तो ये बेसिक डिटेल जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैनेजमेंट हमने देख लिया. नाउ ऑब्जेक्ट एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट. सीरियल नंबर 11 to 13 यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर एक टॉगल बटन दिया हुआ है. आपको जस्ट सिलेक्ट करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑब्जेक्ट्स में से किस में काम कर रही है. जैसे यहाँ पर मैंने रिलीफ फॉर पुअर और एडवांसमेंट ये सिलेक्ट किया हुआ है. नाउ दिस इज़ इन लाइन विथ योर फॉर्म 10AB या फॉर्म 12A रजिस्ट्रेशन 12A के टाइम या 12AB के टाइम जब आपने फॉर्म 10A फिलअप किया था वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी. मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ें अलाइनमेंट में हो, अदरवाइज़ ये आपको रिन्यूअल के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अगर आप रिटर्न में कुछ और ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे और आपने जब 12A रिन्यूअल के टाइम कुछ और ऑब्जेक्ट्स लगाए थे, तो मेक श्योर कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑडिटी वो अलाइनमेंट में हो आपके. जब रजिस्ट्रेशन 12A या 12AB का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था प्रोविजनल या रेगुलर, तो उसके ही हिसाब से हो. उसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो फर्स्ट यू हैव टू रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स ऑफिसर इन 12 और अगेन फॉर्म 10A भर के आपको 12A और 12B का रजिस्ट्रेशन लेना होता है. तो अगर ऐसा कुछ हुआ है इन बिटवीन, आपका रजिस्ट्रेशन 12A मिला और आज आप रिटर्न भर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट भर रहे हैं उसके बारे में, तो ऑडिटर को यहाँ पर लिखना है कि अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है. और अगर यस करेंगे तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर ऑन हो जाएंगे और ये सारे डिटेल्स आपको देने कि कब आपने इंटीमेशन दिया इनकम टैक्स ऑफिसर को, रिजोल्यूशन कब पास किया और बाकी सारी चीज़ें. सो अभी मैं उसको नो कर रहा हूँ. और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़. अगर किसी का प्रोविजनल अप्रूवल है तो एक्टिविटीज़ हुए या नहीं हुए हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन करना है. मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं था इस केस में, सो मैंने नो लिखा हुआ है. अगर यस करेंगे तो अगेन वो पूरा डिटेल यहाँ पर देना है कि अगर कमेंसमेंट हुआ है तो कब से हुआ है, प्रोविजनल था, और तो ये डिटेल्स यहाँ पर पूरे इंफॉर्मेशन फिल करना है. तो आप देखेंगे हमने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीरियल नंबर 14 आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं. रूल 17AA CBDT ने नोटिफाई किया इनकम टैक्स के, और उन्होंने उसमें एक लिस्ट दिया कि ऑर्गेनाइजेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने चाहिए और कब तक मेंटेन करने चाहिए, कहाँ पर मेंटेन करने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट रूल 17AA अगर आप देखेंगे
तो वहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि विच डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू मेंटेन, करेक्ट, हाउ यू हैव टू मेंटेन, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू मेंटेन. सो वहाँ पर लिखा हुआ है 10 असेसमेंट ईयर तक आपको 10 ईयर्स तक उसको मेंटेन करना है. लिस्ट दिया हुआ है जो ऑब्वियसली पहले भी डिफाइन था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इस रूल 17AA का, जो चेंज हुआ था वो ये था कि इनकम टैक्स ने रूल 17AA में नोटिफाई किया कि हर ट्रस्ट सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए. अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और तो जिस जगह पर वो, जिस एड्रेस पर वो मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आपका ब्रांच ऑफिस हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस, प्रोग्राम ऑफिस, जो भी आपका अगर और कोई एड्रेस पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, सो मेक श्योर कि उसको आपको इंटीमेट करना था असेसिंग ऑफिसर को. तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है और विद इन 7 days यू हैव टू इंटीमेट टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO को, आपके असेसिंग ऑफिसर को. तो यहाँ पर ऑडिटर को उसको वेरीफाई करके उसके बारे में सर्टिफिकेट देना है. तो आप देखेंगे कि वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट एंड मेंटेन इन द फॉर्म एंड मैनर एज पर 17AA बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तो ऑडिटर को यहाँ यस नो करना है कि जो बुक्स लिखे हैं वैसे ही मेंटेन हो रहा है, तो यस करना है. और यहाँ पर उसके इन्फॉर्मेशन देने के कौन से बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ यस लिखने से नहीं चलेगा. तो यहाँ पर ऑडिटर को ये मेंटेन करना है कि बुक्स का नेचर क्या था, कैश बुक, लेजर, ये सारी इन्फॉर्मेशन है. सो ऑडिटर हैज़ टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस कि कौन से इन्फॉर्मेशन वो टिक कर रहे हैं. इन माय ओपिनियन ऑडिटर हैज़ टू गो थ्रू द होल रूल 17AA. एक बार उसको रिफ़र करिए, स्टडी करिए और उसके बाद ये फिल करिए. तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स देने हैं. यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं सर्टिफाई करना है कि रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. से फॉर एग्जांपल इफ़ आई से नो, तो देन आई हैव टू गिव द एड्रेस एज एन ऑडिटर कि और कहाँ पर मेंटेन हो रहा है और वो कब से मेंटेन हो रहा है, उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर को कब इंटीमेट किया था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू कैन सी date of intimation to assessing officer that books of accounts are kept at such other place, तो वो intimate कब किया था और वो audit हुआ है या नहीं हुआ है. So this audit has to be certified by the auditor, and I think this is the most important aspect in this Form 10 AV audit report. So basically most of the trust and society have a register office at a trustee place or somebody else residence, एंड देन हेड ऑफिस अलग होता है, सेंट्रल ऑफिस होता है, स्टेट ऑफिस होता है और वहाँ पर बुक्स मेंटेन होते हैं. सो मेक श्योर एज एन ऑडिटर कि आप यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. So when you click on the advancement of general public utility, 15 and 16 clauses are for that. आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर लिखना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है तो वो क्या एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी था या नहीं था तो उसको यस करना है. उसकी डेफिनेशन में पढ़ लीजिए एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और बाकी का जो सेक्शन 215 में डिफ़ाइन किया है उसके आपको परसेंटेज यहाँ पर लिखने हैं. उस तरह की अगर कोई रिसीट है तो वो कितना परसेंटेज है. उस तरह की एक्टिविटी में कहीं ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस इंक्लूड है और जो है तो क्या वो it is allowed as per the section 215 for the general public utility, तो वो भी yes no लिखना है. and again any kind of services provided, many organizations have like training center income or such income, so वो यहाँ पर services में it has to be fill up. आप देखेंगे मैंने अगर आपने yes किया हुआ है तो आपको उसके इन्फॉर्मेशन भी दे दें. जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिंटिंग करवा रहा है जर्नल्स और बुक और उसको सेल कर रहा है तो यहाँ पर उसके इन्फॉर्मेशंस आपको पुट करने हैं, यहाँ पर देने हैं. बिकॉज गुड्स अगर सेल कर रहे हैं जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में या सर्विसेज, तो वो दोनों यहाँ पर इंक्लूड करने हैं. उसके बाद यहाँ पर बिजनेस अंडरटेकिंग एंड बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट, ये 2 क्लॉज है 17 और 18 में.
17 इज रिलेटेड टू द बिजनेस अंडरटेकिंग, जिसको डिफाइन किया है सेक्शन 11(4) में ऑफ इनकम टैक्स, और बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट इज इन 11(4)(a) में डिफाइन किया गया है। तो अगर इस तरह की कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उसको यस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको सेक्टर भी दिया हुआ है कि कौन से सेक्टर में वो बिजनेस अंडरटेकिंग है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेटअप सच काइंड ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, या स्कूल हो गया या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, तो आपको यहाँ पर उसको डिफाइन करना है और सब सेक्टर भी देना है। जैसे अगर आप सिलेक्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन यू हैव टू गिव दी सब सेक्टर ऑल्सो कि R&D का अगर कोई आपका यूनिट है तो वो कौन से सब सेक्टर में काम करता है। उसके लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं रहे, दैट इज़ ऑडिटर हैज़ टू सर्टिफाई। उसके अमाउंट्स यहाँ पर डालने हैं विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम एंड विच इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, तो वो यहाँ पर अमाउंट फिल करने हैं। नेक्स्ट इज अ बिजनेस इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे ये आगे वाला था बिजनेस अंडरटेकिंग एज पर सेक्शन 11(4), और यहाँ पर है बिजनेस विच इज़ इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेक्शन 11(4)(a). तो ऑडिटर हैज़ टू रिफर बोथ द सेक्शंस एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली कि कहाँ पर क्या डालना है, बिकॉज इट लुक्स मेनली द सेम। आप यहाँ पर देखेंगे सेक्टर भी वही है, अगर इफ़ यू सेलेक्ट यस and go to the sector, it's almost the same sector and subsector. So auditor has to decide whether it falls in the business or business incidental, and then you have to save it. So next is TDS on receipt. यहाँ पर जाना है। TDS on receipt मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो TDS डिडक्शंस हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करना है अबाउट 194C, J, H और Q के बारे में, ठीक है। तो 194A मतलब कि जो इंटरेस्ट या फिक्स डिपॉजिट पे TDS बैंक डिडक्ट करती है वो यहाँ पर नहीं लेना है। तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में या प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी ने डिडक्ट किया हुआ है तो ये डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप 26A से भी पुल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं CSV वगैरह में, पर 194A नहीं डालना है। तो ये TDS था। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस एंड इनकम टू बी अप्लाइड, मतलब कि आपके कौन से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस या इनकम हुए ऑर्गेनाइजेशंस के वो यहाँ पर डालने हैं। सो ऑडिटर हैज़ टू रिफर दिस सेक्शन 1310 सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 13, ये एक बार रिफ़र कर लीजिए। जनरली इट्स अबाउट दी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो उसको यस करना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट दी फॉर्म 10BD जो डोनेशन रिटर्न जाना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ाइल किया या नहीं किया है वो यहाँ पर सर्टिफाई करना है। अगर फ़ाइल किया है तो उसमें कितना अमाउंट का डोनेशन रिपोर्ट किया था वो लिखना है। डोनेशन रिपोर्टेड इन फॉर्म 10BD। कौन से डोनेशंस रिपोर्ट नहीं किए थे ऑर्गेनाइजेशन ने 10BD में, उसको यहाँ पर सर्टिफाई करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नया आया था फॉर्म 10BD, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो यहाँ पर डोनेशंस विच हैज़ रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट रिपोर्ट नहीं किए थे तो वो लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसका पैन आधार या आइडेंटिफिकेशन का अवेलेबिलिटी नहीं था डोनर का और रिपोर्ट नहीं किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। रिसीव्ड इन काइंड अगर रिपोर्ट नहीं किया था, सेम वे एनोनिमस डोनेशंस जो आता है ड्रॉप बॉक्स वगैरह में या ऑर्गेनाइजेशंस को, वो अगर रिपोर्ट नहीं किया था तो वो यहाँ पर डालना है। और ऐसा कोई अगर अदर पार्ट है तो वो यहाँ पर डालना है। सो आउट ऑफ दिस 24 की टोटल डोनेशन कितना था ये प्लस होता रहेगा, और उसमें से FCRA का डोनेशन कितना था ये एक डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ टोटल डोनेशन आपका FCRA का ग्रांट या डोनेशन कितना था, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसमें से कॉर्पस डोनेशन कितना था, दैट वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन हियर। एंड उसके बाद इस डोनेशन में से जो इनकम यूज़ हुए आउटसाइड इंडिया, इनकम टू बी अप्लाइड मतलब एक्सपेंडिचर, तो अगर आउटसाइड इंडिया में कोई इन्फॉर्मेशन इनकम स्पेंड हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है।
और वो प्लस माइनस होने के बाद टोटल इनकम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप सेव करके बाहर आ जाएंगे हम, तो एक इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगा। अब इस इनकम जो हमने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डिफाइन किया उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो दोस्तों इनकम वाला पार्ट हमने देख लिया। चलिए तो अब हम उसके एप्लीकेशन ऑफ इनकम पे बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनकम माने कि एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो दोस्तों सीरियल नंबर 31 में हमको देना है कि टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसमें सबसे पहला ए है कि डोनेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एफसी से सब ग्रांटिंग इज अलाउड। तो ये आपको यहाँ पर एंटर करना है कि डोनेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक में सारे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का डिटेल्स दिया हुआ है। एंड तो जो चेक है वो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएंगे, तो अगर चेक से डोनेशन दिया अदर ऑर्गेनाइजेशन को तो वो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। सब ग्रांटिंग के बाद ओन एक्सपेंडिचर या खुद का जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्सपेंडिचर, उसको जो सेक्शन 215 के डिफाइंड पर्पसेस है, रिलीजियस, रिलीफ ऑफ पुअर, एडवांसमेंट ऑफ अदर पब्लिक यूटिलिटी, वहाँ पर फिल करना है सेम वे इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में, जो ऑडिटर को एक्सट्रैक्ट करने होंगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये यहाँ पर फिल करना है, अमाउंट लिखने हैं, सो दैट टोटल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा दोनों का, सब ग्रांटिंग और ओन इम्प्लीमेंटेशन का। अगर किसी पर्सन को 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन हो जाते हैं। अदर डिसअलाउंसेस लाइक अगर एक्चुअली एक्सपेंडिचर पेड नहीं किया है, तो आपको पता होगा अब लेटेस्ट अमेंडमेंट आ चुका है कि सिर्फ पेड एक्सपेंडिचर मिलते हैं, नॉन पेड एक्सपेंडिचर नहीं मिलते हैं। सेम वे अक्रूड हुआ है बट उसको यहाँ पर नहीं लिया गया था, तो उसको आप प्रीवियस ईयर में डाल सकते हैं। तो ये अलाउड एज एन एप्लीकेशंस आपके टोटल आ जाएगा। उसको बाइफर्केशन देना है रेवेन्यू में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर फिक्स असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी 100% माइनस मिल रहा है यहाँ पर। उस जो ये ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज हुआ है उसमें से कितना पैसा कॉर्पस में डाला था, बैक किया था, वो यहाँ पर डालना है। कितना लोन रीपे है इसमें से वो भी यहाँ डिफाइन करना है। कुछ स्पेसिफिकली डिसअलाउंसेस जो ऑडिटर को देने होते हैं रिगार्डिंग दी कैश एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000, सेक्शन 40 का जो डिसअलाउंसेस है, सेक्शन 40A के जो डिसअलाउंसेस है, वो ऑडिटर को यहाँ पर स्पेसिफाई करने हैं और वो एक्सपेंडिचर नहीं गिने जाएंगे या अलाउड नहीं होंगे एज एन एक्सपेंडिचर, जो 85% स्पेंड करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारा प्लस माइनस होते हुए यहाँ पर एक टोटल एक्सपेंडिचर या अलाउड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो 1 लाख दिख रहा है, और बाकी टोटल इनकम में वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BBI. This is about the taxability of any income or expenditure of the organization, जो 30% स्लैब पे टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 BBI। तो ये ऑडिटर को सेक्शन रिफ़र करना चाहिए, और अगर उसमें कोई वायोलेशन है या चार्जेबल है टैक्स पे, तो वो ऑडिटर को यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारा नो लिखा हुआ है। जैसे 34 में लिखा हुआ है एनोनिमस डोनेशन अगर कोई 30% रेट पर चार्जेबल है, तो वो यहाँ पर फिल करना है ऑडिटर को और सेव कर देना है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ अदर इनकम एंड कैपिटल असेट्स। तो यहाँ पर ऑडिटर्स को अदर इनकम के बारे में और कैपिटल असेट्स के बारे में लिखना है। अदर इनकम अगर कोई किसी पे यहाँ पर है तो यस करके ऑडिटर इसको डाल सकते हैं। जनरली नो रहता है, बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं है। जैसे कैपिटल असेट्स पॉइंट नंबर 36 में किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफ़र किया है कैपिटल असेट्स, तो वो ऑडिटर को यहाँ पर फिल करना है। सेक्शन 11(1)A रिफ़र करना है ऑडिटर को,
और उसमें अगर कोई असेट्स ट्रांसफ़र किया है किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी तरह का ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। तो ये पूरा एक समरी टाइप है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल इनकम अप्लाई की गई है, यूटिलाइज की गई है, उसका एक समरी फॉर्मेट है यहाँ पर डिफरेंट सोर्स से, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप देख सकते हैं 11(1) सब सेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पर आएगा। पिछले साल का जो अक्यूमुलेशन है और यहाँ इस साल स्पेंड किया हुआ है, कोई कॉर्पस अमाउंट से अगर स्पेंडिंग हुई है या लोन लेकर स्पेंडिंग की गई है, एनी अदर इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू फिल द समरी टोटल एक्सपेंसेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम हियर। तो ये पूरा एक समरी टाइप का आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर का फिल करना है। आउट ऑफ दिस एक्सपेंसेस या यूटिलाइजेशन 50 लाख से अबव अगर कोई पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन जिसको पेमेंट किया गया है, तो उसको यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 1310 एंड सेक्शन 1023C के प्रोविजन के बारे में। जनरली ये नो आता है, बट आई रिक्वेस्ट ऑडिटर टू गो अहेड एंड रीड ऑल दिस सेक्शंस गिवन, और अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन या कंडीशंस इस तरह से आती है तो वो ऑडिटर को यहाँ पर फिल करनी है इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर है सेक्शन 13(3) के बारे में, रिलीजियस पर्पस एंड स्पेसिफाइड पर्सन। रिलीजियस पर्पसेस और स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में। अगर रिलीजियस पर्पस के लिए कोई एक्सपेंडिचर स्पेंड किया है तो उसको यहाँ पर यस करके ऑडिटर को उसका इन्फॉर्मेशन देना है। ये इनकम का टोटल इन्फॉर्मेशन है ताकि वो परसेंटेज पता चल जाए। जो सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो अगर सेक्शन 13(3) में कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है तो वो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको फिर शेड्यूल में भी देनी है। जैसे यहाँ पर बाकी सब नो किया हुआ है मैंने, पर आप देख सकेंगे कि अगर कोई उसका रेम्यूनरेशन या सैलरी वगैरह है तो यहाँ पर मैंने यस किया हुआ है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल में देनी है। तो अगर आप यस करोगे तो शेड्यूल SPC में इसकी डिटेल देनी है कि किस ट्रस्टी को कितना सैलरी या रेम्यूनरेशन दिया गया है। यहाँ पर इसको सेव करना है। कोई स्पेसिफाइड वायोलेशन है अगर, तो वो यहाँ पर ऑडिटर को स्पेसिफिकली देना है। मोस्टली जो 12AB या 12A का सर्टिफिकेट है उसमें सारे कंडीशंस मेंशन किए गए। ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट लग रहा है कि ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें डालने पर वो स्पेसिफाइड वायोलेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे वायोलेशन किया हुआ है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, उसमें क्वान्टिफाई भी करना है, मतलब कि अमाउंट भी देनी है और उसको सेव कर लेना। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 2 था ऑफ 3 वीडियो सीरीज़। हम थर्ड पार्ट में आगे देखेंगे कि कैसे शेड्यूल्स फिलअप करने और कैसे जेसन फाइल क्रिएट करके उसको अपलोड करना है और फॉर्म को अप्रूव एडिट और अप्रूव करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, like, share and subscribe my channel. Thank you.